बताता चलूँ कि कल से हमारे स्कूलों में विद्या प्रवेश मॉड्यूल जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और उसके लिए जो हमारे पास ट्रेन्ड रिसोर्स पर्सन है, सारे डीआरजी टीम है। इन्होंने इस पे बहुत सारा काम किया है और आज हालाँकि हर जगह पे अवेयरनेस कैंप समझ लें या ट्रेनिंग समझ लें वो हुई है। बहुत सारे क्वेश्चन बाकी थे और हायर अथॉरिटी से ये भी ऑर्डर था कि आप लोग इसको सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। तो इसमें हमारे साथ आज वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी जुड़ गए हैं क्योंकि ये इनिशिएटिव सबका इनिशिएटिव है। जब हमारा फाउंडेशनल स्टेज जो है उस पे जो बच्चे हैं उनका लिटरेसी और न्यूमरेसी स्ट्रांग हो जाएगा तो नो डाउट कि हमारे सारे लर्निंग आउटकम्स अचीव हो जाएंगे। तो आज के पैनलिस्ट नंबर 1 जो है हमारे तारुक सर जो हैं वो डिटेल में बताएंगे कि विद्या प्रवेश क्या रहता है। तो पैनलिस्ट जो हैं वो अपना काम शुरू करें उससे पहले तो हमें वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर सर जो है उनकी इजाज़त चाहिए और वो एंड में कंक्लूड भी वही करेंगे कि किस तरह से हमको इससे आगे लेके बढ़ना। तो हमारे बीच में खान साहब भी पहुंच चुके हैं, अनवर खान सर। सर आपका वेलकम है। Thank you, Risher. Thank you so much. तो मैं सबसे पहले रिस्पेक्टेड जो मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ इफ्तिखार काजमी सर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे पैनलिस्ट को इजाज़त दें तो आज की पैनल डिस्कशन शुरू हो और एंड में वो अपना आइडिया भी दें कि भाई इसको हम प्रोग्राम को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होगा फाउंडेशनल स्टेज पे क्लास 1 में एज ए ब्रीच कोर्स तो हमारी एनईपी 2020 की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले मैं वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अनम्यूट करें तो आज के प्रोग्राम की इजाज़त दें सारे पैनलिस्ट को सो दैट डिस्कशन को आगे बढ़ाया जा सके। Respected panelists, Anwar Khan साहब, हरीश जी, तारक साहब, अजय मैनी साहब और दर्शन भारती जी, और इसके साथ जो ऑनलाइन हम हमारे साथ जुड़े हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिफरेंट कैडर्स के साथी हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, जेडीओस हैं या मास्टर्स टीचर्स हैं, और ख़ासकर वो टीचर्स जो प्राइमरी क्लासेस को डील करते हैं और उनके जिम्मे जो जब क्लास फर्स्ट जो है वो भी लगेगी और उसको कैसे टैकल करना है, कैसे बच्चे को प्रिपेयर करना है आगे वाली एजुकेशन के लिए। तो इस प्रोग्राम का नाम जो रखा वो विद्या प्रवेश है। विद्या तालीम हो गई और प्रवेश हो गया दाखिला के तालीम के लिए, बाकायदा तालीम के लिए दाखिल जब बच्चे को किया जाएगा तो उसको आने वाली तालीम के एजुकेशन डिफरेंट क्लासेस में जो उसको मिलेगी उसके लिए कैसे तैयार करना है। तो इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं रिसर्चर्स के द्वारा, जिनको सामने रख के हम बच्चे को इस तरह तैयार कर सकते हैं कि वो खुशी से स्कूल आना पसंद करे और उसकी तड़प हो स्कूल के लिए, एजुकेशन उसको बोझ ना लगे या बोर चीज़ ना लगे। तो उसको कुछ मेथड जो है अप्लाई करने पड़ेंगे। इनको डिटेल से आप पैनलिस्ट हज़रात जो हैं, क्योंकि आप ट्रेन होके आए हैं, ट्रेनिंग हासिल की है, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस वक्त इस प्रोग्राम को इनकाद किया है। तो मैं आप हरीश साहब आपके पास वापस सिस्टम करते हैं। मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट अनवर खान सर जुड़े हैं वो उन्होंने इस मॉड्यूल को क्रिएट भी किया। ट्रेनिंग के साथ साथ कोई डेवलपमेंट में भी अपना योगदान एससीईआरटी में दिया है जब वो एससीईआरटी में थे। तो जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल है ये मान के चल सकते हैं कि ये ब्रेन चाइल्ड है हमारे अनवर खान सर जो आज के पैनलिस्ट हैं उनका, और उन्होंने बनाने में भी पूरा अपना सहयोग किया हुआ है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पुंछ के जितने भी लोग हैं ये इस डॉक्यूमेंट के रिसोर्स पर्सन एससीईआरटी में भी है। तो इन्होंने रिसोर्स पर्सन अजय मैनी सर, दर्शन सर और तारक सर एससीईआरटी में भी एज ए रिसोर्स पर्सन काम किया है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे टाइम जो रहेगा सर वो सोशल एग्रीमेंट है 5 से 7 मिनट के बीच में हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो तारक सर आप अपना टॉपिक को कि विद्या प्रवेश क्या है इस पे बात करेंगे।
Thank you, sir. Thank you, Harish, sir. Good evening, respected CEO, sir, Anil, sir, Ajimeni, sir, and our host of this poem, Harish, sir. पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस पैनल डिस्कशन में आने की इजाज़त दी, मुझे इसका एक हिस्सा बनाया। सर, जहाँ तक विद्या प्रवेश का सवाल है, क्योंकि उससे पहले मैं थोड़ी सी पॉलिसी पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि NEP 2020 के बाद, क्योंकि जो कोई उसका अगर उसके कंपोनेंट देखें तो उसमें ECC जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसको एक खास मुकाम मिला। पहला कंपोनेंट ही उसका वही था, क्योंकि ये महसूस किया गया कि बच्चे के लिए जो उसकी फाउंडेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि 6 साल तक जो है बच्चे का जो ब्रेन है वो फुली डेवलप हो जाता है। और रिसर्च में भी बहुत सारी रिसर्च हुई जिसमें ये भी पाया गया कि जो हमारे जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे है या स्टेट अचीवमेंट सर्वे है, उसमें हमारे बच्चे जो हैं वो जब वो मिडिल लेवल पर पहुंचते हैं तो वो बच्चे जो है जो उनकी जो बेसिक जो है जो लिटरेसी है वो न्यूमरेसी है वो अचीव नहीं होती। बच्चे जो है सिंपल टेक्स्ट को पढ़ नहीं पाते, अगर पढ़ पाते हैं तो उसका मतलब समझ नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखकर जो है 2021 में ये मॉड्यूल जो विद्या प्रवेश है इसको बनाया गया। ये क्योंकि विद्या प्रवेश एक हिंदी वर्ड है और इसका मतलब यही है कि एक एंट्रेंस था नॉलेज का, एंट्रेंस ऑफ नॉलेज, कि बच्चे को जो है उसकी स्मूथ ट्रांजिशन हो फर्स्ट क्लास में। जब बच्चा जो है क्योंकि डाइवर्स बैकग्राउंड से आता है उस वक्त जो है स्पेसिफिकली ये भी मेंशन किया गया, क्योंकि कोविड-19 के दौरान स्कूल बंद रहे और बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाए, तो उस वक्त ये स्पेसिफिक किया गया कि इस वक्त जो है इसकी बहुत ही अहमियत है, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट जो है कि वो 6 सालों के हो गए हैं या 7 साल के हो गए हैं तो उनको फर्स्ट क्लास में एडमिशन देनी है। तो जो गैप बन गए थे, लर्निंग गैप्स जो है उनको फुलफिल करने के लिए ये विद्या प्रवेश जो है ये लॉन्च किया गया। और इसमें जो है सर इसके जो कुछ 3 गोल रखे गए, जिसमें जो है अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इसका पहला गोल, सॉरी हेल्थ और वेलबींग जो इसका पहला गोल रखा गया, और उसके बाद सेकंड जो गोल था इसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन थी, और तीसरा जो गोल है इसका वो है कि बच्चे को इन्वॉल्व लर्निंग कैसे बनाना है। तो ये विद्या प्रवेश के डिप्टी सर चीज़ें हैं कुछ। थैंक यू सर तारक सर। अब इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेकंड पैनलिस्ट जो है अजय मैनी सर कि वो अपना थीम जो है उस पे बात करें। अजय मैनी सर। थैंक यू हरीश सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मोस्ट रिस्पेक्टेड चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ, जिनकी बदौलत हम यहाँ पर इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, और खान साहब जो कि डेवलपमेंट टीम में भी रहे हैं, और आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि आज हम इस अहम मुद्दे पर डिस्कशन के लिए बैठे हैं। जहाँ तक विद्या प्रवेश का ताल्लुक है, तारिक सर ने बड़ी ही साफ वर्ड्स में, शब्दों में ये बता दिया कि ये जो मॉड्यूल है ये एक ब्रिज का काम करेगा उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट ग्रेड 1 के बच्चे हैं और डिफरेंट सिचुएशन से होकर वो स्कूल में आए। किसी बच्चे को मतलब आप कह सकते हैं लर्निंग गैप्स किसी बच्चे में ज़्यादा हैं, किसी में कम है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा शाई हो सकता है, इस स्टेज की बात कर रहा हूँ, ग्रेड 1 की बात, जिसमें पहली बार बच्चा पहुंचा है तो वो शाई हो सकता है। कोई बच्चा जो है वो रीडिंग में आगे हो सकता है, थोड़ा बहुत 1 और 2 लेटर वर्ड्स पढ़ सकता है। कोई बच्चा जो है वो बोलने में थोड़ी महारत रखता है। डिफरेंट सिचुएशंस होंगी क्लासरूम के अंदर, उन सभी बच्चों को एक ही बराबर कर देना, ये बेसिकली विद्या प्रवेश का काम रहेगा। जैसे तारिक सर ने भी कहा कि ये एक एंट्री है, कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एंट्री है। ये वैसे तो इसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज भी आती है, लेकिन फाउंडेशनल स्टेज में जो क्लास या ग्रेड 1 है, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए एंट्री है, कि बच्चा अभी जो है एक फॉर्मल तरफ एंट्री ले रहा है। अब इसमें हम जो विद्या प्रवेश मॉड्यूल को स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारी ये कोशिश होगी
कि जो 3 गोल है हमारे पास डेवलपमेंटल गोल इस स्टेज के लिए, फाउंडेशनल स्टेज के, हम अचीव कर पाए उनको। और जो आपको पता होगा कि 8 थीम की बात की गई है थीम्स को, जैसे माई फैमिली हो गया, माई नेबरहुड हो गया, इस तरह से 8 थीम्स हैं। उन थीम्स को इन गोल्स के साथ अलाइन करके हम बच्चे को जो है वो इस एजुकेशन की राह पे आगे ले जाएं। अब इसके लिए क्या है कि जो मॉड्यूल बना है वो कुछ इस तरह से बना है कि हमारे पास इस मॉड्यूल में एक्टिविटीज दी गई हैं, क्योंकि बेसिकली हम प्ले वे मेथड की बात कर रहे हैं। जब प्ले वे की बात कर रहे हैं तो अब आप देखेंगे, जैसे मेरे बाद शायद दर्शन सर या आप भी बात करेंगे इस पे, कि जो इन 3 गोल्स को अचीव करना है उसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज की हेल्प लेनी पड़ जाती है। तो इस मॉड्यूल के को जब बनाया गया है तो इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आपको ऑलमोस्ट 137 एक्टिविटीज मिलेंगी जिनका यूज टीचर्स क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं। हालांकि इन एक्टिविटीज के अलावा भी जो टीचर्स हैं वो जो उनके पास एक्टिविटीज हैं जो, या उनके पास जो और ऐसी चीजें हैं जिनको वो अप्लाई क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं, ये सजेस्टिव ही रहती हैं। बट 137 एक्टिविटीज दी गई हैं जो कि टोटल ऑफ 12 वीक्स में हमें कवर करनी है टीचर्स को। इसके साथ मैं बताऊं कि इन 3 डेवलपमेंटल गोल्स को अलाइन किया गया है किसके साथ, वर्कशीट्स के साथ। हमने जो है एज अ टीचर स्कूल के अंदर आपके पास जो ग्रेड 1 का बच्चा है, जो आपको मे बी वो बच्चा किसी लर्निंग गैप की वजह से पीछे ना रह जाए, इसलिए तीनों गोलों को ध्यान में रखकर वर्कशीट्स बनाई गई हैं। और 72 वर्कशीट्स हैं, यानी कि 1 वर्कशीट फॉर 1 डे। एक आज के लिए एक वर्कशीट होगी और दूसरी वर्कशीट दूसरे दिन आएगी, लेकिन ये सारी की सारी वर्कशीट्स जो होंगी ये अलाइंड होंगी गोल्स के साथ। जैसे वर्कशीट के पहले हिस्से में गोल 1 की बात की गई है, उसके रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। फिर उसके बीच वाले हिस्से में जो है वो गोल 2 यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर बच्चा बन सके, उसके लिए बात की गई है। देन कम्स गोल 3, उसकी बात फिर जो लास्ट की वर्कशीट्स हैं उनमें की गई है। तो ये तीनों किस्म की वर्कशीट्स इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि बच्चा खुद से करके, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो बच्चे को मिलेगी इन एक्टिविटीज के थ्रू। फिर इस मॉड्यूल की एक खास बात है कि जब हम ये एक्टिविटीज को अलाइन कर रहे हैं गोल्स के साथ, तो डेली के जो शेड्यूल हैं, डेली का जो शेड्यूल बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना है कि आप बच्चे को इस पर डिटेल में बात दर्शन जी करेंगे, लेकिन आप बच्चे को डेली उस प्रोसेस से गुजारते हो कि वो एक आने वाले टाइम में वो जो क्लास 1 के और जो लर्निंग आउटकम्स हैं जो उनको ये अचीव करने के लिए हम ये 3 महीने उसको दे रहे हैं, ताकि वो जब पॉलिश हो जाए वो अच्छी तरह उसको हम क्लासरूम की सेटिंग के हिसाब से उसको मतलब फिट कर सकें क्लासरूम के अंदर। तो 3 महीने के बाद ये जो ब्रिज कोर्स मैं जिसको कह रहा हूँ, ये विद्या प्रवेश का मॉड्यूल ये हेल्प करेगा कि जो अदर लर्निंग आउटकम्स हैं, चाहे वो फाउंडेशनल लिटरेसी के हैं या वो फाउंडेशनल न्यूमरेसी के हैं, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के भी हैं और न्यूमरेसी के भी हैं, वो एनवायरमेंटल अवेयरनेस के भी हैं, या वो उसकी कॉग्निटिव जो डोमेन है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी है। तो वो उन लर्निंग आउटकम्स को लेटर स्टेज में अचीव कर पाए इसी क्लास में, क्लास 1 में, ताकि आगे जाके वो लर्निंग गैप्स पैदा ना हो सके। थैंक यू मेहंदी सर। राउंड 2 में आपके साथ आए, इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा खान सर से कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें और पर्टिकुलरली मॉनिटर कैसे कर पाएंगे एज ए हेड ऑफ स्कूल्स, एज ए हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो हैं वो किस तरह से क्या टूल्स क्या ट्रैकर्स का यूज़ किया जाए कि सो दैट ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट होते हुए हम देख सकें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन
किस तरह से हम कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा खान सर से, और वो अपने व्यूज भी विद्या प्रवेश पे जनरल व्यूज भी रख सकते हैं। खान सर। बहुत शुक्रिया हरीश साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ एजुकेशन ऑफिसर इफ्तिखार काज़मी सर का कि उन्होंने इस चीज़ की अहमियत को समझा और इस पैनल डिस्कशन में से कहूँगा कि की सो दैट ये हमारे ऑफिशियल चैनल्स पे अवेलेबल रहे और हमारे जितने भी एस्टीम्ड कोलीग्स हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है उन तक एक रेफरेंस के तौर पे ये वीडियो मौजूद रहे जिससे वो इस्तेफादा कर सकें। अभी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी जो DRG टीम इस वक्त है, तारिक जी हैं, अजय हैं, दर्शन साहब हैं, आप हैं। तो अब इसमें कुछ बातें तारिक जी ने कही और बहुत सारी बातें अजय सर ने भी कही, अभी दर्शन जी भी कुछ बातें करेंगे। यहाँ पहली बात ये समझने लायक है कि विद्या प्रवेश का ताल्लुक सिर्फ हमारी पहली जमात से है जिसे हम फर्स्ट प्राइमरी कहते हैं। इसका ताल्लुक एज सच हमारी नर्सरी, LKG या UKG से भी नहीं है और सेकंड प्राइमरी से भी नहीं है। ये इस क्लैरिटी की बड़ी ज़रूरत है। मैं अभी हमारे किसी एक बड़े दफ्तर का एक सर्कुलर देख रहा था जो पुंछ में भी सर्कुलेट हो रहा है, तो उन्हें इसको प्री प्राइमरी के साथ लिंक किया गया है उस सर्कुलर में। तो ये मेरे रिस्पेक्टेड कोलीग्स को जो ऑन ग्राउंड इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे जो स्टीम टीचर्स हैं, उनको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये फाउंडेशनल स्टेज का हमारा काम है और मेंट फॉर क्लास फर्स्ट ओनली, यानी कि पहली के लिए बच्चों के लिए है, NEP के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये 3 महीने का प्ले बेस्ड है, इस पे कहीं ऐसा नहीं है कि हमने जनाब कोई ABC लिखवानी सिखा देनी है या अलग वे पे बच्चे को लिखना आ जाए। इससे बड़ी चीज़ें हैं। बेसिकली ये स्कूल रेडीनेस का एक सिलसिला है, एक चीज़ इसमें। और दूसरी चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है हमारे पास जो फर्स्ट प्राइमरी में आया है, उसने जो तीनों स्टेजेस हैं प्री प्राइमरी की वो भी पार की हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लर्निंग गैप्स हैं। और एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जो नर्सरी, LKG, UKG, अगर हमारी पुरानी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करें, इजली हम साल फॉलो करते हैं, वो नहीं भी की हुई है और डायरेक्टली फर्स्ट में आया है, बच्चा 6+ है, तो उसके पास भी कुछ लर्निंग गैप्स हैं, उसके लिए भी स्कूल रेडीनेस की ज़रूरत है। तो उस वजह से ये हमारे ग्रेड 1 के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। वो बच्चे चाहे कि प्री प्राइमरी की क्लासेस अटेंड करके आए हों या ना करके आए हों, या 1 साल का किया हो या 3 साल किया हो या कोई भी साल ना किया हो, तो ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी है कि विद्या प्रवेश तभी रखा गया है सो दैट वो जो लर्निंग गैप्स हैं उनको ब्रिज किया जाए। तभी अजय सर बार बार कह रहे थे कि हम इसको एक ब्रिज कोर्स का नाम दे सकते हैं। और ब्रिजिंग किस चीज़ की करनी है? उन लर्निंग गैप्स की करनी है जो बच्चा हमारे पास फर्स्ट में आया है, ताकि वो सारे बच्चे, उनकी स्कूलिंग की बैकग्राउंड एक तरफ, उनकी जो एनवायरमेंटल बैकग्राउंड हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, वो सारी की सारी उस गैप को हम ब्रिज करें। पर्पज भी यही है कि जो स्मूथ ट्रांजिशन हो घर से स्कूल के एनवायरमेंट में, एक तो ये है। और उसके बाद है कि फाउंडेशनल स्किल जो है, जो आपकी FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, वो दोनों चीज़ें भी इस स्टेज में बच्चे के साथ इन 3 हफ्तों में हम जिक्र करें। और जो उसकी क्यूरियोसिटी है फॉर लर्निंग के लिए, आप देख लें कि बच्चा पहले कुछ दिनों में बड़ा तंग सा पड़ जाता है। तो जिस बच्चे को नाचने, कूदने, भागने की आदत है और मैं उससे ये एक्सपेक्ट करने लगता हूँ कि वो 6 घंटे बैठेगा और बिल्कुल मेरे इशारों पे एक रोबोट की तरह नाचेगा, वो नहीं हो सकता। वो एक जीता जागता इंसान का बच्चा है जिसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो जो एक स्मूथ ट्रांजिशन है, वो ये फेज इसीलिए रखा गया है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा स्कूल के एनवायरनमेंट को अडाप्ट करे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको उसको या मेरे जैसे किसी टीचर को अडेप्ट करने की ज़रूरत है। अडाप्शन प्लस अडेप्शन दोनों ही इसका पर्पज़ है। इससे बड़ी तफसील से वैसे बात हुई भी है, मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और फिर दूसरा ये है कि पर्पज़ हमारा ये है कि बच्चे के जो मोटर स्किल्स हैं, वो चाहे फान मोटर स्किल्स हों, उन पे बात हो। फिर उसके अलावा उसके साथ साथ जो बच्चे की हम क्या कहते हैं कि पर्सनल हैबिट्स हैं, हाइजीन्स हैं, इमोशनल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजिकल है, सोशल बिलोंगिंगनेस है उसकी, उन सारी चीज़ों को कैटर करना है। और जो लर्निंग गैप्स हैं उनको ब्रिज करेगा। ये 12 वीक्स का जो हमारा प्रोग्राम है,
जैसे कि अजय जी ने बताया कि 3 फेजेज में फर्दर इसको डिवाइड किया गया है। पहले 4 हफ्ते हैं जो फोकस करते हैं सेटिंग पे, जिसे आज पहाड़ी चाकनी है या सॉरी गोजरी चसाने के बच्चा हिल जाता आके, तो पहला 1 महीना उसको सेटिंग में हमने इन्वेस्ट करना है। मैं नहीं कहूँगा कि वेस्ट करना है, बल्कि ये टाइम बच्चे पे इन्वेस्ट करना है और फिर अगले जो 4 हफ्ते होंगे, हफ्ता 5 से 8 तक, उसको एक्सप्लोरेशन और एंगेजिंग में लगाना है। वो चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा, एंगेज करेगा और लास्ट वाले जो 3 हफ्ते होंगे, वो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि अगर प्रॉपर वे में वो वर्कशीट्स डेली बेसिस पर सीक्वेंशियल ऑर्डर्स में कंडक्ट करवाई जाएंगी, तो वो रेडी टू लर्न हो जाएगा। और इसमें करना क्या है, इंटीग्रेट करना है प्लेस को, स्टोरीज को, सॉन्ग्स को, सिंपल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मेंशन की हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक एक्टिविटी जिससे ज़्यादा हम लोगों ने फोकस किया है और हमेशा से बड़ों के साथ भी करते हैं, वो पिक्चर रीडिंग है या बाकी सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन वर्कशीट्स में आपको मिलेंगी, तो उन पे ज़रूरत है। हम स्टोरी टेलिंग्स हैं, राइम्स हैं, गेम्स हैं, नेचर वॉक्स करवा सकते हैं, कुछ जो स्ट्रक्चर्ड हमारी रूटीन्स हैं डेली की वर्कशीट्स के रूप में, वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन मसला कभी कभी ये हो जाता है कि हम इस काम को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाते। अब देख लें कि हमारे पुंछ में अगर हम देखें तो 1371 स्कूल ऐसे हैं जहां विद्या प्रवेश ने इम्प्लीमेंट होना है, 1391 में से, क्योंकि हमारे जो 33 हायर सेकेंडरीज हैं उनमें से हमारे 14 हायर सेकेंडरीज में सिर्फ फर्स्ट प्राइमरी से लेकर 12th तक की क्लासेस हैं और उसके अलावा हमारे 87 हाई स्कूल्स में हैं और बाकी सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तकरीबन 1371 के आसपास का ये आंकड़ा बनता है जिन स्कूलों में इसको इम्प्लीमेंट होना है। अगर हमारा कोई हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल है तो वहाँ स्टाफ माशाल्लाह ठीक होगा तकरीबन सभी जगह, इक्का दुक्का को छोड़ के। लेकिन जहाँ हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ सिर्फ 2 टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल्स में, और इक्का दुक्का अभी हमारा सिंगल टीचर स्कूल भी है जहाँ रेशनलाइजेशन में वर्दी सीओ सर की इंस्ट्रक्शन पे रेशनलाइज करके 2 लोग दिए गए हैं। तो वहाँ यकीनन इसकी मॉनिटरिंग और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा मसला बन सकती है, लेकिन वो उसी सूरत में हो सकता है कि हम डेली बेसिस पे इसको ट्रैक करें और जहां बंदा एक ही है या 2 ही हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। क्योंकि इसमें मैं ये मेंशन करना जरूरी समझता हूँ, हरीश जी भी शायद बताएंगे और सीओ सर भी बताएंगे, दर्शन जी ने भी बात करनी है कि एक स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी इन प्लेस होने वाला है जिसमें जोनल लेवल से स्टार्ट होकर तो डिविजनल लेवल तक की 4 टायर जो है वो मॉनिटरिंग होनी है। डिविजनल लेवल पे या क्लस्टर लेवल पे मॉनिटरिंग के साथ साथ जोनल लेवल की मॉनिटरिंग होगी, जोनल लेवल के साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मॉनिटरिंग होगी, जिसके लिए सीओ सर का एक फेज होगा और साथ ही हमारी जो डाइट की टीम्स हैं, हमारे वर्दी प्रिंसिपल डाइट या एचओडीज हैं, वो इसको ऑब्जर्व और मॉनिटर करेंगे और अल्टीमेटली एक टीम जो है वो डिविजनल लेवल से एससीईआरटी से आनी है। जो सारी चीज़ें इस सारे प्रोग्राम को डिवाइस करते हुए बना दी गई थी। तो जो ही ये चीज़ें सामने आएंगी और मेरे स्कूल में कोई आता है और अनवर खान ने विद्या प्रवेश को इम्प्लीमेंट करना है, बाद में पता चला तकरीर तो खान साहब करके चले गए थे, लेकिन जब अपने स्कूल में या अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करने की बात हुई तो वो नहीं कर पाए। तो जो भी मेरे टीम कलीग्स इसको सुन रहे होंगे, टीचर जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इसको इंश्योर करें। एचओआईज से ये रिक्वेस्ट रहेगी, बल्कि उनको करना यही चाहिए कि डेली बेसिस पे इसका एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और अगर इन केस कोई बच्चा फॉर वन रीजन और द अदर किसी दिन क्लास को मिस कर जाता है, स्किप कर जा सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, उसके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, क्लाइमेट के इश्यू हो सकते हैं, तो वो उस गैप को भी ब्रिज करना है। ऐसा नहीं है कि से डे 3 की जो एक्टिविटी थी 3 बच्चों ने नहीं की और बाकी 13 ने की हुई है तो छोड़ो है जी असा उन 13 नाल चलना या 3 नाल, वो नहीं है। जो बच्चा नहीं आया है तो उस पर भी स्पेशल फोकस करना है, उसकी जो एक्टिविटी मिस हुई है वो उसको इंश्योर करना है, सो दैट जो विद्या प्रवेश का मकसद है, जैसे वर्दी सीओ सर ने शुरू में ही कह दिया था कि मकसद है प्रवेश का मतलब ये दाखला, तो ये स्कूल में दाखला नहीं है बल्कि तालीम में दाखला है, इल्म के लिए दाखला है। और वो उसी सूरत हो सकता है जब हम इस एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाएंगे, स्टूडेंट फ्रेंडली बनाएंगे और ख़ास तौर से 5 साल, 5.5 साल, 6 साल के बच्चे की साइकी आप देख लें,
उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लें, घर में उसकी हाइपर एक्टिविटी है उसको देख लें, और फिर अगर हम ये मान लें कि वो 13 बच्चे बिल्कुल रोबोटिक वे में बिहेव करेंगे, नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए इतना ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है, उस पे सीओ सर इतनी दौड़-धूप कर रहे हैं, हमारे डाइट वाले साथी काम कर रहे हैं, हमारी डीआरजी टीम बिल्कुल आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, हालाँकि 5 मिनट दिए गए थे, शायद मैं 2-3 मिनट एक्सेस कर गया हूँ, फिर भी ये कुछ अहम बातें थी जिनका तज़किरा किया जाना ज़रूरी था। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे तमाम एस्टीम्ड कलीग्स जिन्होंने ऑन ग्राउंड इसको इम्प्लीमेंट करना है, वो फॉलो करेंगे चीज़ों को, और अगर कोई बात ऐसी रह जाती है तो वो डायरेक्टली हरीश जी से, तारक जी से, अजय सर से, हमारे दर्शन सर से बात कर सकते हैं। अगर कहीं लगता है कि मैं भी किसी काम आ सकता हूँ तो आप फ्रीली मुझे भी कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल किसी कारण को अटेंड नहीं कर सकता तो आप मैसेज करें, यकीनन आपको उस पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और एक और बड़ी आसानी की बात है कि अगर आप विद्या प्रवेश को सर्च भी करेंगे ना, तो ये नेशन वाइड प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आपसे कोई अलग से काम करवाने की कोशिश महकमा कर रहा है। तो अगर आप इसको हमारे बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं उन पे भी सर्च करेंगे तो दर्जनों एक्टिविटीज़ आपको वहाँ भी मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सीओ सर का कि मुझे भी इस अहम काम के लिए अपने साथ जोड़ा गया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू खान सर, आपने लंबे विचार रखे। तो ये हमारा राउंड फर्स्ट चल रहा है, राउंड सेकंड में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, तो राउंड सेकंड के लिए भी बने रहें। तो मैं राउंड फर्स्ट का आखिरी पैनलिस्ट जो है हमारे दर्शन सर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने टॉपिक जिसमें पर्टिकुलरली एरिया स्कूल एनवायरनमेंट के ऊपर वो बात करेंगे कि हम लोग जब विद्या प्रवेश को लागू करें, इम्प्लीमेंट करें, तो स्कूल एनवायरनमेंट कैसा हो, उसमें जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे डोल एरियाज हुआ, रीडिंग एरिया हुआ, तो उन एरियाज पे वो बात करने जा रहे हैं दर्शन सर, जिसको कभी लर्निंग कॉर्नर्स कहा जाता था। तो दर्शन सर अक्सर एक बात कहते थे कि लोग एक कॉर्नर डेकोरेट कर लेते थे, जबकि वो एक एरिया था, एरिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दर्शन सर से, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर हैं, दर्शन मोदी जी, वो अपना जो आज का थीम है उसको बात। थैंक यू हरीश सर, रिस्पेक्टेड हमारे सीईओ सर, इफ्तिकार काज़मी सर, अनवर खान सर, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मंडी, हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप मेंबर्स और साथियों जो भी इसको किसी भी माध्यम से अभी इसको देख रहे हैं। आज का जो ये जो पैनल डिस्कशन है एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है कि हम उस एजुकेशन सेक्टर की नींव बनाने की बात कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं कि जिस पर बच्चे का फ्यूचर जो है डिपेंड करेगा। तो वो नींव किस प्रकार अच्छी हो, उसमें कैसे क्वालिटी जो मटेरियल है वो रहे, इन फॉर्म ऑफ मैं कहूँगा कंटेंट है या उसकी नॉलेज बच्चे की या उसका लेवल किस तरीके से बने, उस पर हम लोगों ने 3 महीने काम करना है। मेरे से पहले खान सर कह चुके हैं कि इसको बहुत सारे लोग रॉन्गली ले रहे हैं कि भाई जो प्री प्राइमरी की क्लासेस हैं हम उन सबको ये विद्या प्रवेश करवाएंगे। तो ये विद्या प्रवेश सिर्फ जो फर्स्ट में आपके पास बच्चे आए हैं उन्हीं का जो लर्निंग गैप है, जो हम लोग कहते थे कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर नर्सरी वो जो LKG UKG वाला बच्चा पढ़ लेता है और हमारा फर्स्ट वाला नहीं पढ़ पाता, तो उन 3 महीनों में उस लर्निंग गैप को फिल करके 3 महीने बाद हमारा बच्चा उस लेवल पर आ जाएगा जो फर्स्ट का उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है विद्या प्रवेश डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। और चाहे वो हमारे पास प्री प्राइमरी के बच्चे हैं या बाहर से हमारे पास डायरेक्ट फर्स्ट में बच्चा आया है, उन दोनों बच्चों के लिए ये वाला जो डॉक्यूमेंट है, ये जो ब्रिज कोर्स है, ये बहुत अनिवार्य है। पहली बात। दूसरी बात कि इसके पीछे जो मकसद है, मकसद जब हम एरिया की बात करेंगे तो एक एक करके हम उसको आराम से समझ पाते हैं। बेसिकली मकसद क्या है कि हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा खाली लिखने में हो लेकिन वो बात नहीं कर पाए, वो 3rd में पहुंच पाए, 4th में पहुंच जाए, 6th में पहुंच जाए, लेकिन जब बात करने की बात करें तो हम कहते हैं ये बच्चा बोलता कम है लेकिन इसकी राइटिंग स्किल अच्छी है, ये बच्चा लर्न कर लेता है लेकिन लिख नहीं सकता। तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करते हुए उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें, उसके 5 अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करें। मसलन हम लोग सबसे पहले अगर बात करते हैं कि उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी हो, तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए उसके पास बहुत सारी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज हैं जहां बच्चा स्कूल के अंदर आकर के वो घर में क्या कैसा खाना खा करके आया है, उसकी नींद पूरी हुई है ये नहीं हुई है,
वो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम स्कूल के अंदर कैसे उसको एक्टिव रखें, उसको फुल डे एक्टिव, जितना टाइम वो स्कूल में रहेगा वो एक्टिव रहे, फिजिकल एरिया उसके लिए। देन एरियाज की मैं बात करूंगा। दूसरी उसकी हमने डेवलपमेंट करनी है, जिसको हमें कहते हैं उसकी एनर्जी चैनल्स, उसके इंटरनली बंदा एनर्जेटिक रहे क्लास के अंदर। फिर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एरिया कैसे डेवलप हो, फिर उसका जो एंजॉय जो स्कूल के अंदर रहे तो उसको वो मतलब उसकी जो लर्निंग हो वो एंजॉयबल हो, खूब एंजॉय करे स्कूल में अपनी लर्निंग को लेकर के। तो इन पांच एरियाज को जो है टोटल उसको हम पंचकोश के अंदर जो है उसके अंदर सबसे पहले हम उसको कहते हैं कि उसका अन्नमय कोश है, वो कैसा खाता है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट कैसी है। फिर हम प्राणमय कोश की बात करते हैं कि उसका एनर्जी चैनल्स कैसे हो, एनर्जेटिक कैसा है। फिर उसके बाद हम मनोमय कोश की बात करते हैं, इमोशंस पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ बोल दिया बच्चा तो वो डरा रहता है पूरे दिन स्कूल के अंदर, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसके इमोशंस जो है कैसे वो इमोशंस को उसको डेवलप करे ताकि वो बच्चा आगे चल करके वो बहुत जल्दी किसी एक बात को लेकर के इमोशनल ना हो जाए, वो इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकता है। फिर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ज्ञान में कोश की, तो फिर फाइनली ब्लिस की बात करते हैं, वो कैसे एंजॉय करता है। इन पांचों चीजों को डेवलप करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आर अवर लर्निंग एरियाज, कि स्कूल के अंदर हम इन पांचों चीजों को डेवलप करने के लिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस विद्या प्रवेश डॉक्यूमेंट में है कि बच्चों के साथ हम बहुत ज्यादा फ्री कन्वर्सेशन करें। हमारे पास स्कूल के अंदर हम अलग अलग एरियाज बना सकते हैं। जब हम एरियाज की बात करते हैं तो बहुत सारे हम लोग पहले लर्निंग कॉर्नर्स करते थे, तो लर्निंग कॉर्नर्स में लोगों को लगता है कि स्कूल के किसी कमरे का एक छोटा सा कोना, वहां पर हमने अपना जो 4 किताबें रख दी और एक बोर्ड लगा दिया, दैट इज लर्निंग कॉर्नर। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो लोगों ने वो लोहे के कॉर्नर बना दिए, जैसे हम लोग शोकेस के लिए, ये मैं मेरे पीछे दिखाऊंगा कि इस तरीके का जो कॉर्नर है, तो कुछ इस तरीके के कॉर्नर बना लेते थे और वो कॉर्नर रख दिए, ये हमारा लर्निंग कॉर्नर है। लर्निंग एरिया को, कॉर्नर को अब एरिया कहना शुरू किया है ताकि लोग ये ना समझे कि कॉर्नर को ही एरिया मीन्स ए स्पेसिफाइड जगह। कोई ऐसी अपने जगह अपने स्कूल के अंदर चुन ली, वो आपके स्कूल के पेड़ के कहीं नीचे हो सकती है, वो आपके पास जैसे गांव में स्कूल है तो डब की तरह, या आपके स्कूल के आगे छोटा सा मैदान है वहां भी कहीं रख सकते हैं। स्कूल के अंदर फ्री स्पेस आपको जो भी लगती है आप उस एरिया को, उस एरिया का नाम दे सकते हैं कि ये वाला एरिया स्पेसिफिकली हमने इस काम के लिए रखा है। जैसे हम जब लिटरेसी और न्यूमरेसी दोनों कंपोनेंट्स की बात करते चलेंगे तो मैं मैथ्स में अगर हमने 2-3 देखिए हर एक का कॉम्पिटेंसी कौन सी डेवलप कर रहे हैं और हमारा गोल क्या रहेगा, ये चीजें हमेशा ध्यान में रख करके जब इस पूरे डॉक्यूमेंट को इसका वीकली शेड्यूल पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती है। तो जैसे हम शुरू करेंगे, अगर उसकी एक फ्री इंडोर हम प्ले एक एक्टिविटी शुरू करते हैं, एक हमारा एरियाज जो है, मैं एरियाज की पहले बात करूंगा, फिर एक एक दो एक्टिविटीज की बात करेंगे और अपने टाइम में मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। कि एक हमने ब्लॉक बिल्डिंग एरिया, मैथमेटिक्स का जो न्यूमरेसी स्किल देना है और इसके साथ साथ उसकी जो फाइन मोटर स्किल है उसको भी डेवलप करना है, तो एक बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग एरियाज हम बना सकते हैं। तो हमारे पास सभी जगह किट्स में भी मिलते हैं और खुद भी हम ब्लॉक्स बना सकते हैं। बच्चा उसको जोड़ने का प्रयास करेगा, वो फाइन मोटर स्किल भी उसकी डेवलप होगी और बच्चे का इंटरेस्ट होगा। देन मैथ्स एंड मैनिपुलेटिव एरियाज, मैथमेटिक्स को लेकर के काउंटिंग हो सकती है, बच्चा खुद उठा रहा है, रख रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है, लॉन्ग शॉट देख रहा है, क्योंकि आगे जाकर के जब वीकली एक्टिविटीज पे जाएंगे तो वो दोनों चीजों को कंपेयर कर सकता है, कौन सी छोटी है, कौन सी स्मॉल, कौन सा है, बिग कौन सा है, तो पैटर्न को कैसे जोड़ सकता है। तो वो सारी चीजें उसमें हम मैनिपुलेटिव एरियाज में कर सकते हैं। देन डिस्कवरी और साइंस एरियाज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साइंस रिलेटेड जो हम वहां पर उसको करवा सकते हैं, जो आगे जाकर शेड्यूल में पढ़ेंगे। देन डॉल एरिया, देखिए मैं सिंपली कहता हूं कि जब एनईपी कहा गया है तो एनईपी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आर्ट एंड क्राफ्ट को हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं घर में, तो उनका जो डॉल्स पड़ी हैं, टॉयज पड़े हैं, उसको टॉय कॉर्नर कहा जाता था, अब डॉल्स एरिया कहा गया, तो वो भी घर से आकर के डोनेट कर सकते हैं। और जो है खुद भी हम स्कूल के अंदर जो है पेपर से भी बना सकते हैं, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग बच्चों को बता के स्कूल में करवा सकते हैं और बच्चा उसको यूज करेगा एरिया को। देन रीडिंग एरिया एंड क्लासरूम लाइब्रेरी, देखिए बच्चा जो है, हम भी अब बड़े लोग भी देखते हैं या कई बार मैं 6, 7, 8 के बच्चों से बात करता हूँ कि अखबार बच्चों के सामने रख दीजिए, बच्चा अखबार नहीं पढ़ेगा लेकिन उसके फोटोग्राफ्स देखने की कोशिश करेगा, तो इट मीन्स कि वो उसके साथ कनेक्ट होता है। तो हमारी जब रीडिंग एरिया सामने होगा तो आप वहां पर, अभी हमारे पास 40 बुक्स का एक अलग से अभी पैक मिला हुआ है जो हर एक स्कूल को मिला हुआ है, वो 40 बैग्स में पिक्चर स्टोरीज है, यानी कि अगर आप उसको बच्चे को सामने रखोगे वो देख लेगा कि ये जो बता रहा है ये कबूतर है,
ये आगे जाकर के ये हो रहा है, वो स्टोरी पिक्चर्स को देख के अंडरस्टैंड करता है। तो वो कनेक्टिविटी उसकी जो बुक्स के साथ बनती है, वो पर्टिकुलर एरिया क्लासरूम लाइब्रेरी का, वो जरूरी नहीं है। मैं एक दो स्कूल्स के अंदर मैं ये भी हम लोग सुजेस्ट भी करते हैं और कहते हैं आपके स्कूल में कुछ भी जगह नहीं है, आप एक रस्सी लीजिए, उसमें उनको बुक्स को टांग सकते हैं। कुछ भी नहीं है, आपके सामने स्कूल के अंदर पुराना ट्रंक पड़ा हुआ है, आप उस ट्रंक के ऊपर भी शीट बिछाइए, शीट बिछा करके बुक्स रख दीजिए, देखिए बच्चा उसको जाके बुक उठाएगा, कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। आर्ट एरिया में मतलब बहुत मैं सिंपली अगर बात करूं, आप सीधा स्कूल के अंदर पुराना अखबार पड़ा हुआ है या आपके स्कूल पुराने बच्चों की किताबें पड़ी हुई हैं, आप बच्चों को इतना अगर कह देंगे कि इस पुराने बुक में से ये वाले फोटोग्राफ्स को आप फाड़िए, काटिए और ये अखबार के ऊपर चिपकाइए, आप देखिए वो बच्चे अपना उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन जिसकी बात करते हैं कि बच्चा उस फोटो को देख करके अगर सीजर देंगे तो उससे कोशिश करेगा, हाथ से अगर बोलेंगे तो हाथ से आस्ते आस्ते काट के वो पूरी पिक्चर को आई हैंड कोऑर्डिनेशन को वो बिल्ड करने में वो काम आएगा। और उसको पिक्चर्स को बाद में उसको बोलिए चिपकाइए, तो उसका क्या होगा, हम डॉट्स लगा सकते हैं, अलग अलग डॉट लगा दिए, बच्चे को डॉट लगा करके उसको कहा ये डॉट्स मिलाइए, डॉट्स मिला करके कोई पिक्चर बन जाएगी, या कोई पिक्चर ऑलरेडी बनी हुई है, पेन उसके ऊपर स्केच घुमा करके वो इसका पूरा स्केचिंग कर सकता है। तो इस तरह आर्ट एरिया में बहुत सारी आर्टिस्टिक, खाली पेपर बोलिए उसको कि वो उसको राउंड करेगा, राउंड करके पेपर की वो तीर टाइप बना देगा। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी जब हम पूरा मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज मिलती हैं, वो करवाई जा सकती हैं। राइटिंग एरिया, अब राइटिंग एरिया में देखिए 2-3 तरह के हम लोग राइटिंग एरियाज जो हम कर सकते हैं। या तो आप सीधा का सीधा अभी ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, आप वहां पर पूरा एक साइड पे रख लीजिए राइटिंग एरिया, बच्चे को बोलिए जो उसके मन में आता लिखिए, बच्चा उल्टा ए लिखेगा, सीधा ए लिखेगा, जो उसको मन आता है लिखने का। या उसकी नोटबुक्स पे आप करवा सकते हैं, जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज आएंगी एक्टिविटी के हिसाब से। देन टॉय एंड डू इट योरसेल्फ एरिया, आप खुद कैसे काम कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम डेली रूटीन में बच्चे को जब क्लास में आएंगे उसकी कन्वर्सेशन करेंगे, तो जहां जहां बच्चे का इंटरेस्ट जाएगा वो बच्चा खुद उसी कॉर्नर में जाकर के पढ़ने की कोशिश करेगा। इसमें बहुत सारी हम एक्टिविटीज बच्चों को, कुछ इंडोर है कुछ आउटडोर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा और उस पर हम लोग जो है जरूर काम करें, मैं एक विद एन एग्जांपल कहूंगा कि जब आप बच्चों से, मैं अपने एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरे अभी हाथ में आप लोग देखते हैं ये कुछ उंगलियों के ऊपर मैंने प्रिंट्स बनाए हुए हैं, तो इसी तरह के प्रिंट मैंने स्कूल में बच्चों को माई सेल्फ आपका है कि अबाउट वो सेल्फ को बच्चा कैसे बता सकता है। तो मैंने उनको जैसे फिंगर्स में कुछ नहीं था मेरे पास, तो हम जरूरी नहीं है बाजार से ला सकते हैं, मैंने फिंगर के ऊपर डिजाइन कर दिया। तो मैंने कहा हु इज दिस, तो बच्चे ने कहा ये, अब देखिए उसने मूंछें बनी हैं, तो उसने कहा कि माय फादर। तो मैंने बताया ये कौन है फादर है, ये कौन है मदर, तो ये कौन है सर इट्स मी, ये कौन है माय ब्रदर। लड़का होगा तो बोल देगा लड़की के लिए माय सिस्टर, तो खुद के लिए बोल देगा इट्स मी। तो बच्चे को क्या होता है कि मैं बार बार जो फिंगर करूंगा वो बच्चा उसकी तरफ देखने की कोशिश करेगा। और जब हम उससे कन्वर्सेशन करते हैं तो वो बताता है नहीं मेरे दादू भी तो हैं, उनको क्या कहते हैं, मेरे चाचू भी हैं। तो उसकी क्या होता है कि फैमिली के साथ आपकी जब कनेक्टिविटी होती है तो बच्चे को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। एक एग्जांपल से मैं खत्म करूंगा कि जब आप बच्चों से कनेक्ट होते हैं, मैंने अपने स्कूल में ऐसे 15 दिन से इस पर ऑलरेडी जो है काम शुरू कर दिया हुआ है। और जब मैं छोटे बच्चों से बात करता हूँ उनको लगता है कि नहीं ये तो लाइन लगा करके मारने वाली बात नहीं, ये तो कहानियां सुनाते हैं, ये तो बात करते हैं। तो बच्चा, एक दो बच्चे ऐसे हैं कि उनको लगा कि नहीं ये सर हमारी बात सुनते हैं, वो कन्वर्सेशन का इम्पैक्ट बता रहा हूँ। तो बच्चे ने खुद आकर के मेरे कान में 12 बजे कहा सर, मैंने कहा बच्चों क्या बात है, कहती मेरे को भूख लगी हुई है। एक बच्चा जो है वो काम के लिए मैं दूर कहीं बैठा हूं, वो अपनी क्लास छोड़ करके 3 टीचर क्रॉस करके आके मेरे पास आके कहता है कि सर मुझे टॉयलेट जाना है, या मुझे खाना खाना है, या मुझे उसने कुछ कहा। तो ये मुझे जो पर्सनली एक्सपीरियंस है कि एक कनेक्टिविटी आपके बच्चों के साथ बनती है जब बच्चों को हम उस लेवल से, बच्चे को ये लगे कि मुझे कोई किताबी कीड़ा नहीं बनाया जा रहा है, मेरे से बात की जा रही है। तो जितनी कन्वर्सेशन अच्छी होगी उतना बच्चा आपके डिफरेंट जो एरियाज हैं वहां पर आपको इंटरेस्ट दिखाएगा और वो बच्चा ज्यादा कनेक्ट होगा। और मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में वो बच्चा जल्दी गेन कर पाएगा। आपने मुझे मौका दिया सीओ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान सर और हरीश सर और मेरे साथी अजय मैनी और तारिक सर, आप सबने इसमें अपना बहुत कंट्रीब्यूट किया और मैंने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन जो आपका जैसे आदेश हुआ था। सीओ सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू दर्शन सर। अभी सिर्फ दो क्वेश्चन जो है वो सारे पैनलिस्ट से डिस्कस किए जाएंगे। दो क्वेश्चन के बाद फिर हमारे वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तारिक सर, पहला क्वेश्चन आपसे, क्या विद्या प्रवेश कौन सी क्लास में लागू होगा? विद्या प्रवेश कौन सी क्लास में लागू किया जाए? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर।
तो जैसे अनुर सर ने बड़े अच्छे वज़ल अल्फाज में ये क्लियर कर दिया कि विद्या प्रवेश जो है इट्स मेंट ओनली फॉर ग्रेड 1, पहली जमात के बच्चों के लिए ही है। दो जो है, क्योंकि मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे स्कूल में रहता है कि वो जैसे सर ने कहा था अभी कि कुछ स्कूल में नहीं है, टीचर कम है या बच्चे कम हैं, तो वो दे कैन इन्वॉल्व रेस्ट ऑफ द क्लासेस, वो जो प्राइमरी क्लासेस उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी ही इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं इसमें। तो उसमें क्योंकि बेसिक जो है इसका मकसद यही था सर कि हमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव करना है। तो उसके लिए हमने निपन भारत जो है वो भी पढ़ा है, एक मिशन है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं निपन भारत मिशन पे। उसके भी यही 3 गोल थे जो इसके हैं। और यहाँ सर मुझे टाइम 1 मिनट दे देना सर। तो क्योंकि कुछ लोग जो है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं कि हमने जैसे जो हमारा पहला गोल है इसका, हेल्थ एंड हाइजीन को अलग से इसके लिए एक्टिविटी अलग से अचीव करना है, और फिर जो है जो हमारा सेकंड गोल है, मतलब कैसे उनको इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाना है, उसके लिए अलग कोई, और फिर जो इन्वॉल्व लर्नर है ये अलग से होगा। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली ये इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आप एक वक्त जो है जब आप फाउंडेशन लिटरेसी की बात कर रहे हैं, बच्चों को जो है मुख्तलिफ तरीकों से, हालांकि बड़े अच्छे तरीके से अनुर सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने जो है बेहतरीन कहा कि बच्चे को आते समय ही जो है फौरी आप लिखवाने नहीं लग जाएंगे, पहले उसको जो है एंगेज करेंगे, वहाँ उसको जो है वो ऐसा माहौल देंगे, क्योंकि बच्चा है, इंसान का बच्चा है, तो वो जो डर ना जाए, सहम ना जाए, तो एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है उनकी होनी है ग्रेड 1 में। तो बच्चे को जैसे दर्शन सर ने भी कहा कि उसके जो शेड्यूल है, डेली शेड्यूल, उसमें जो है अलग अलग जो सेक्शन है, 4 घंटे का ये दिन को रहेगा, उसमें बाकी बच्चे की एक्टिविटीज भी हैं, उसमें उसका खाना पीना भी है, ब्रेक भी है, और 4 जो सेशन रहेंगे हर रोज के 5 दिन रहेंगे ये हफ्ते में, और 6वां दिन जो है रिकैपिटुलेशन का रहेगा। तो क्योंकि जो है अब हमारे एसएनओ हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं इस सेक्शन में, इस ही एक वेबिनार में खत्म नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिन में क्लियर होंगी। तो क्योंकि वहाँ पर जो एसएनओ जो है हम जो लिस्टेड हैं या डेजिग्नेटेड हैं, वो अपने स्टाफ के साथ जो है, अपने बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं या अपने एचओआई जो है उनके साथ ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और इसका मकसद बताएंगे ये करना कैसे है, और कैसे जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सर इसके अलावा जो है, जैसे आपने ये पहला ही सवाल किया था ग्रेड 1 के लिए, हमने यही याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मॉड्यूल सिर्फ जो है बना है ग्रेड 1 के लिए। हाँ, आप जो है बाकी बच्चों की जो है इससे मदद हो सकती है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि बच्चे के जो ये फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज जो है, जो हमारी ग्रेड जैसे कॉलवेट का 1 से लेकर ग्रेड 2 तक है, तो इसमें जो है बच्चे जो है, क्योंकि थोड़ी ही एज का इनका फर्क होता है, और ये मॉड्यूल जो है ये प्ले बेस्ड बना ही इस किस्म का है कि ये एज अप्रोप्रिएट है, इन बच्चों के लिए फिट बैठता है, और इन बच्चों की एज को देखकर जो है ये बनाया गया है। तो मैं इसी पे बात करूंगा सर। तो अब आपसे दूसरा सवाल, एक बच्चे ने अगर सपोज प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3 तीनों पढ़े, और तीनों गुजर के आया, पढ़ के आया, तीनों से वो गुजर के आया, तो वो क्लास 1 में आने के बाद भी ये ब्रिज कोर्स यानी विद्या प्रवेश करेगा या नहीं करेगा? जी सर, बिल्कुल सर, वो इन तीनों जो है क्लासेस को पास करने के बाद भी जो है इसको ग्रेड 1 में जो है इसको करना जो है उसके लिए लाजमी है, उसके लिए तो वो ये सब के लिए लाजमी है, चाहे वो प्री स्कूल 1, 2, 3 करके आए हैं या नहीं आए, सिर्फ एज अप्रोप्रिएट होने की वजह से क्लास 6+ हो गए तो क्लास 1 में आ गए, तो सबको ये करना है जरूरी। थैंक यू सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वो अजय मैनी सर से आ रहे हैं। अजय मैनी सर, क्या ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है इसका असेसमेंट होगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो वर्कशीट्स है, वर्कशीट जो है वो टीचर्स जो हैं वो कैसे उसकी हार्ड कॉपी डेवलप करके बच्चों को प्रोवाइड करेंगे? जी, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप इकट्ठे ही दे दीजिए। थैंक यू सर। जैसे आपने पहला क्वेश्चन ये लिया कि क्या इसमें असेसमेंट होगी या नहीं होगी, तो इट इज क्लियर कि आज की डेट में जब हम फाउंडेशनल स्टेज की बात कर रहे हैं तो समेटिव को तो भूल जाइए, समेटिव असेसमेंट तो नहीं होगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो जरूर होगी। और इसी मॉड्यूल के अंदर आपको एक मिल जाएगा, इसमें जो पोर्शन है वहां आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा असेसमेंट का, लेकिन ये असेसमेंट जो है वो मंथली होगी, यानी कि 3 मंथ्स है तो
3 टाइम्स ये असेसमेंट होगी। जो भी बच्चों को आपने एक्टिविटीज के थ्रू, वर्कशीट्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू जो भी आपने उनको बताया है, उसकी असेसमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ आप ऑब्जर्वेशंस के थ्रू या आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन करके आप उनकी असेसमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। आपको हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कि अगर आप इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को नहीं देंगे, इंडिविजुअलाइज अटेंशन नहीं देंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये जो असेसमेंट्स का प्रोसेस है ना, ये आपको मजबूर कर देगा कि आप इंडिविजुअल जो है अटेंशन भी हर बच्चे को दें। तो असेसमेंट तो होनी ही है। दूसरा आपका सवाल था दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि वर्कशीट की हार्ड कॉपी टीचर कैसे बच्चों के साथ शेयर करें। राइट सर, ये क्वेश्चन जो है ये ट्रेनिंग में भी आज भी हमारे साथ डिस्कस हुआ। तो इसका सिंपल ये है कि सर देखिए, जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में 20 बच्चे हैं क्लास या ग्रेड 1 में, अब 20 बच्चों को उनको 20 वर्कशीट्स, मतलब कल के दिन फर्स्ट वर्कशीट की टर्न है। तो पहली बात तो ये है कि विदाउट वर्कशीट ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। तो आज जब मेरी हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं सर यहाँ कन्हैया में, उनसे भी बात हो रही थी। उन्होंने भी सजेस्ट किया कि टीचर्स जो है या स्कूल जो है, जो HOI है, वो आउट ऑफ प्रिंटिंग फंड या जहां से भी वो मैनेज कर सकते हैं वहां से लें। इसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो मैं यहाँ जरूर डिस्कस करूंगा। उन्होंने कहा कि जहां जहां कैल सेंटर्स हैं उनके पास प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं। तो सराउंडिंग जो स्कूल्स हैं, ये कैल सेंटर एक प्रॉपर एक ही स्कूल के लिए नहीं है, वहां की फैसिलिटीज सराउंडिंग स्कूल्स के लिए भी। अगर हाई स्कूल है या कॉम्प्लेक्स हेड है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती, तो एटलीस्ट वो इतनी हेल्प कर सकते हैं कि वो उनका प्रिंटर यूज करने के लिए अलो कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी करना पड़ेगा, लेकिन ये मैनेज करना पड़ेगा। विदाउट वर्कशीट्स आई डोंट थिंक कि ऐसा ये इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, क्योंकि बच्चों ने करके दिखाना है कुछ एक्टिविटी। मान लीजिए आप उनको एक थीम है माय फैमिली, और बच्चों को वहां पर ड्रॉ करना होगा कि मेरे फैमिली है, जैसे दर्शन सर ने फिंगर्स पर बताया, वर्कशीट उनको अलो करती है टू ड्रॉ। तो वो जैसे भी ड्रॉ करें, ये नहीं कि वो ड्राइंग मास्टर होंगे, बट जैसा भी वो करें वो उनसे करवाना है वो कर सके। सो आखिरी सवाल आपसे, जैसे एक क्वेश्चन एडिशनल हो गया, आपका पालतू हो गया, तो वो ये है कि क्या ये ड्राइंग शीट की फीडबैक, सॉरी ये जो वर्कशीट की फीडबैक SCRT की तरफ भेजनी है ईमेल के द्वारा या ऑफिसर को? सर जहां तक हमने जब ये ट्रेनिंग अटेंड की और हमें पता चला, उनका कहना है कि अगर जो वर्कशीट्स हैं स्कूल के रिकॉर्ड के लिए तो जरूरी हैं, तो वो स्कूल का रिकॉर्ड बनेगा और एट द एंड ऑफ द मंथ जितनी एक बच्चे का अगर आप उसका एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो इन दैट केस अगर आप वो शेयर करते हैं इन PDF फॉर्म, आपने जो बच्चों के वर्कशीट्स लिए हैं उनकी एक फोटो लेके PDF बना के वो आप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। उसका एक बेनिफिट हरीश सर जरूर मिलता है कि दूसरे स्कूल्स जो हैं, जो आपकी वर्कशीट्स देखेंगे, आपकी डेवलपमेंट देखेंगे, वो भी एनकरेज होंगे और वो भी इस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। थैंक यू। आई थिंक थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे वर्दी प्रिंसिपल अनवर खान सर से। सर आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या जो हेड ऑफ स्कूल है, क्या उसके लिए लाजमी है कि वो इस मॉड्यूल को गो थ्रू करें, पढ़े? उनके लिए ये मॉड्यूल जानना जरूरी है या नहीं जरूरी, या वही? देखें हरीश सर, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और अहम बात है ये। जनरली खाली हेड ऑफ द स्कूल के लिए ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि हमारे जितने भी एस्टीम्ड कोलीग्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो चाहे जिस मर्जी हम एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, हमसे क्या क्या उम्मीदें लगाई गई हैं और हमें क्या पता होना चाहिए। बात यहाँ इरेलीवेंट सी है, लेकिन ज़रूर करूँगा
कि हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स में स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड सिर्फ 30 पेजेस हैं, और ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 30 भी टीचर हमें डिस्ट्रिक्ट में ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने वो 30 के 30 पेजेस पढ़े हों। तो ऐसा फिर जब पूछी जाती है बात, तो फिर हम वो हिंदू उर्दू का एक मुहावरा है, बगले झांकने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, पर्टिकुलरली मेरे जो कोलीग्स प्रिंसिपल्स हैं या हमारे हेडमास्टर्स हैं, HOIs मिडिल स्कूल्स के हैं या प्राइमरी स्कूल्स में हैं, उन सब के लिए ये बड़ा जरूरत होता है इस चीज़ की अहमियत को समझें और इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर देख लें। अगर कोई हार्ड कॉपी नहीं भी उनको अवेलेबल हो सकती है, तो वो सिंपली अगर गूगल सर्च भी करेंगे तब भी उनको विद्या प्रवेश क्या है, इसकी एक्टिविटीज सजेस्टेड क्या है, इसने किस किस तरीके से काम करना है, इसका पर्पस क्या है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होनी है, ये सारी चीज़ें वो 10 या 15 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो मेरी बड़े एहतराम से ये गुजारिश रहेगी कि हमारे ना सिर्फ हेड ऑफ द स्कूल्स बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मॉनिटरिंग के लिए निकलना है, या हमारे HODs डाइट में हैं, उनको भी इस चीज़ की जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम किसी तरीके से भी इसकी इन रियल सेंस इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाएंगे। थैंक यू सर। और दूसरा क्वेश्चन आपसे है सर कि आज जैसी ट्रेनिंग हुई है उसमें कहा गया कि SNO जो है वो अपने स्कूल के सारे टीचर्स को जाके ट्रेनिंग देंगे, तो इसमें SNOs को क्या चैलेंजेस हो सकती हैं और उनका सोल्यूशन क्या है सर? वो इंक्लूडिंग हेड ऑफ स्कूल को और सारे स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग देंगे, इसमें क्या चैलेंजेस हो सकती हैं और उन चैलेंजेस का सोल्यूशन क्या है सर? कि SNO जो है जिसको ट्रेनिंग देने जा रहा है वो उसका सीनियर है, तो वो सर उसके लिए चैलेंजेस क्या हो सकती हैं? सर इसमें मैं एक सबमिशन करूं कि 2006 नवंबर से, यानी कि तकरीबन 18 साल प्लस हो गए हैं मुझे टीचर ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए। जो सबसे बड़ी अड़चन एज ए टीचर ट्रेनर मैंने महसूस की है, आपने भी एक लंबा अरसा हो गया है टीचर ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए, वो मसला ही सिर्फ एटीट्यूड का है। वो ट्रेनर का भी एटीट्यूड है और ट्रेनिंग का भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में भी देख लें कि बात यही हो रहेगी, अजय मेरी टीचर है जी तो ZDO की ट्रेनिंग के करासी, अनवर खान एक प्रिंसिपल है जी तो COs की ट्रेनिंग करासी। सबसे बड़ा इशू यही है कि हमें ये मानना चाहिए कि ट्रेनिंग है वो मेरे बेनिफिट के लिए है, मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, और जो ज्ञान जहाँ से भी मिलता है हमें उसे हासिल करना चाहिए। उनका सबसे पहला चैलेंज होगा ही यही। दूसरा चैलेंज ये आएगा सर कि हम एक तो तरफ से उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल से ही वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। जहाँ तो हैं ही 2 लोग तो वो बेचारे खुद ही सारा सिलसिला मैनेज करेंगे। जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल की बात आ जाएगी या किसी हाई स्कूल की बात आ जाएगी जहाँ 15-18 का या 10-12 का स्टाफ है, तो वहाँ HOI का बड़ा रोल बन जाता है कि वो एक दिन का 1 आध घंटा इस चीज़ के लिए डेडिकेट कर ले और 1 घंटे में तकरीबन मैक्सिमम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगर हम ये कहें कि वो करना है तो वर्दी CO सर सुन रहे हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो इस सिलसिले में एक डायरेक्शन, बेशक वो इंक में ना हो, हमारा जो आजकल का युग है व्हाट्सएप के ज़रिए से ही या हमारे जितने भी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए से ही हेड ऑफ द स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर चली जाएं कि वो हमारे जो SNOs के साथ कोऑपरेट करें और उनके लिए एक टाइम स्लॉट एटलीस्ट एलोकेट कर दें कि वो अपने बाकी कोलीग्स के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करें। और यकीनन जब ये बातें डिस्कस होंगी तो उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, सबकी क्वेरीज का भी हल निकलेगा और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ आएगी, तभी हम इसको रियल सेंस इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। में दर्शन सर आपसे ये क्वेश्चन है कि सर जैसे हमको लर्निंग एरिया डेवलप करना है तो क्या हम लो कास्ट मटेरियल या नो कास्ट मटेरियल से कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जैसा क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग्स में या बात करते हैं तो जनरली टीचर्स का कहना होता है कि फंड्स हमारे पास बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन पूरे साल एक्टिविटीज चलती हैं और ऊपर से ये कहा जाता है कि कॉर्नर्स भी बनाए जाएं। देखिए, कॉर्नर्स बनाने के लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि स्कूल के अंदर आप सिर्फ पेड़ के नीचे रख देते हैं कि बच्चों आपका लिखना यहाँ बैठ के आपने लिखना है, तो आपको स्कूल के अंदर कर सकते हैं। आप अपने स्कूल के अंदर एक जैसे बच्चों का किंडरगार्टन है तो किंडरगार्टन के 2 अलमीरा के बीच में एक आप बुक्स रख देंगे तो ये रीडिंग एरिया है, तो बच्चे उसके नजदीक बैठ करके वो रीडिंग का कर सकते हैं।
और जरूर मैं ये बात कहूंगा कि हमने जो 5-6 एरियाज की बात की वो सारे मैनेज आपको नहीं किए जा सकते हैं, तो आप वीकली शिफ्ट पे हफ्ते में आप एक दिन 3 ये कॉर्नर रखेंगे तो दूसरे दिन दूसरे 3 रख सकते हैं। तो बच्चे का जहां आपको इंटरेस्ट के हिसाब से लगता है आप उसको बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम मैं ये कहूंगा कि आप स्कूल में जो क्लासरूम है उसी में ही अलग अलग एरियाज में आप डिसाइड करके वहां, उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको वो पूरा का पूरा कर्टन लगा करके आप पूरे शीट लगा करके उसको अलग अलग 4 कैबिन बना दें, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो कम से कम खर्चे से हम आपको स्कूल के अंदर बनाए, नो कॉस्ट से भी बनाया जा सकता दर्शन सर, आखिरी सवाल है आपसे कि जी। सपोज जो हमारे बच्चे हैं फाउंडेशनल स्टेज पे और जिनका हम विद्या प्रवेश कर रहे हैं क्लास 1 के, मान लो किसी टीचर ने बड़े अच्छे से कोई एरिया जो है जैसे टॉल एरिया डेकोरेट करके बनाया और बच्चों ने खराब कर दिया या उसमें चीजें तोड़ दी फाड़ दी, तो ऐसे में टीचर के सामने क्या चैलेंजेस हैं और टीचर क्या करे? क्या टीचर को एकदम से बच्चों को सजा देनी चाहिए या उस एरिया को बार बार बनाते रहना चाहिए? अब एक बड़ी चैलेंज आएगी टीचर्स के सामने कि टीचर बेशक लो कास्ट मटेरियल से बनाएंगे, लेकिन एक बार बनाया और वो बच्चे थे और बच्चों ने उसको या तो वो फाड़ दिया या तोड़ दिया, जैसा भी वो मटेरियल था, तो क्या दूसरे दिन टीचर के पास वो मोटिवेशन रहेगी कि वो उसको करे? और है। देखिए रहेगी तो उसका क्या तरीका? सर आपने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ छेड़ा है। देखिए हमारे हर स्कूल में साइंस और मैथमेटिक्स की किट है, लेकिन हम जब बात करते हैं टीचर से कि साइंस की किट आपने खोली तो वो दिखाते हैं खोल के नई बिल्कुल होती है, वो बताती है कि बच्चों ने उसको यूज नहीं किया है। जब बच्चे उसको यूज करेंगे चीज को तो वो टूटेगी भी, अगर टूटेगी तो बच्चे यूज करते हुए तोड़ रहा है, इसका मतलब बच्चा उसके साथ कनेक्टेड है। अगर वो टच भी नहीं की गई है तो मैं नहीं कहूंगा कि बच्चा उसके साथ कनेक्टेड है। जितना उससे बच्चा कनेक्टेड होगा, जब हम लो कास्ट और नो कास्ट की बात करते हैं, अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि मैं अभी बात कर रहा था कि अगर आपने न्यूज़पेपर से ही या पुरानी किताब से आपने एनिमल्स बच्चों को कहा, पुरानी किताब पिछले साल वालों ने हमने बच्चों ने लाइब्रेरी बनाते हैं स्कूल की, भाई जो बच्चा अगले क्लास में जाएगा पुरानी किताबें हमें दे जाएगा, वो हमने लाइब्रेरी बना ली, उसी की बुक में से आपने दे दिया बच्चों ये पिक्चर्स फाड़ करके आपने एक मतलब गत्ते के बोर्ड पे आपने वो चिपका दी, बच्चा वो फाड़ देता है। अगर हम उस बच्चे को डांटेंगे फटकारेंगे तो दोबारा बच्चा किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। तो हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं और बच्चे की कनेक्टिविटी बात करते हैं, बच्चा कभी जो है मटेरियल से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए चीज फट जाती है, टूट जाती है, आपके पास कोई अथॉरिटी आके पूछती है आपकी साइंस या मैथ की किट या आपका मटेरियल जो किंडरगार्टन को भी मिला हुआ है टूट गया, तो आप उस समय कहेंगे कि बच्चे यूज करते हैं तो टूटा है, तो आपको कोई अधिकारी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन नया पड़ा होगा वो इंडिकेट करेगा कि आपने बच्चों को हाथ तक नहीं लगाने दिए। तो इसलिए उनको खूब खेलने दें, फाड़ते हैं तो फाड़ने दीजिए, हम उसको दोबारा बनवाएं। एक बार बच्चा उसको फाड़ेगा, दूसरे बार वो जोड़ने का प्रयास करेगा। एक बच्चे को डांटेंगे तो दूसरा बाकी बच्चों को ये मैसेज जाएगा कि हमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। तो ये मुझे लगता है कि बड़ा ध्यान देने वाली बात है। थैंक यू सर। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया है जिसमें ये पैनल डिस्कशन चल रही है और 1 घंटे से लगातार हर बात को बड़े ध्यान से हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ काजमी सर सुन रहे हैं और बड़े ध्यान दिया, बड़े माइन्यूटली उन्होंने पूरी इस डिस्कशन को सुना। मैं लगातार अपने कैमरे से देख रहा था और इन द एंड मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जिम्मेवारी SCRT की है और डाइट पुंछ जो है इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है कल से। लेकिन बीइंग ए स्टेक होल्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि ये इम्प्लीमेंट हो और हम सब इसका हिस्सा हैं, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन से ही स्कूल एजुकेशन में कुछ चेंज आ सकती है। इन द एंड मैं वर्दी चीफ एजुकेशन ऑफिसर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो पैनल डिस्कशन हुई है उसको वो कंक्लूड करें और हमें मार्गदर्शन दें कि हम फ्यूचर में किस तरह से उनके काम आ सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के काम आ सकते हैं और कहाँ कहाँ पर, जैसे खान साहब ने कहा था कि हमारी सर्विसेज की जरूरत है। सर मैं एक बात और बताता चलूं कि जब डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप बना था तो उनके हेड अनवर खान सर थे और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप अलॉन्ग विद हेड आज पैनल डिस्कशन में मौजूद है और बाद में ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू के डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप में चले गए थे और हमारे हेड रहे थे हारून राठौर सर। तो आज वो किसी वजह से बिजी थे, वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो इन फ्यूचर में उम्मीद करेंगे कि हारून राठौर सर भी जरूर जुड़ेंगे हमारे साथ। तो ये जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप जब बना था तब से लेकर अपनी वॉलेंटरी सर्विसेज हर इनिशिएटिव के लिए देने के लिए तैयार थे और देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। सर अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप अपना जो ओपिनियन है, अपने व्यू पॉइंट है वो रखें। रिस्पेक्टेड कोलीग्स, विद्या प्रवेश के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई। तमाम साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। हमारे एंड पे बात खत्म नहीं हुई है, हमें ये भी देखना है कि इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कैसे करना है और साथियों को कैसे तैयार करना है कि इसको समझ के साथ, सोच के साथ और इफेक्टिव वे में इसको इम्प्लीमेंट करें। प्रिपरेशन ऑफ वर्कशीट्स की बात हुई, तो इनको कैसे तैयार करना है ये भी बताना ज़रूरी है। उनको एक मॉडल बना के, सैंपल बना के सर्कुलेट करना होगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हमारे टीचर हजरात, मास्टर हजरात को परेशानी ना हो, या इस कमी के वजह से कि जानकारी नहीं है तो कैसे वर्कशीट बनाए, मेंटेन करें, क्योंकि रिकॉर्ड ही शो करेगा हार्ड कॉपी की। सर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वर्कशीट ऑलरेडी बनी हुई, उनको सिर्फ इनको प्रिंट करवाना। वर्कशीट एनसीईआरटी ने बनाई पहले से, अच्छा तो अच्छा है। प्रिंट करके बच्चों को सर्कुलेट करना। फिर भी मेरी समझ में ये आता है कि कुछ साथियों को जरूरत पड़ेगी इसकी समझने की, जी कैसे स्कूल में उसको मेंटेन करना है रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड रहेगा तो हमारा पता चलेगा हमने काम किया है। रिकॉर्ड नहीं होगा, काम करके हम रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे तो हमें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें छूटती नहीं है, लेकिन हमें अपनी पुरानी आदतें बदलनी होगी, तभी जाके ये काम आगे बढ़ेगा। हालात बदल गए हैं, माहौल बदल गया है, डिपार्टमेंट हमसे काम लेना चाहता है। NEP 2020 के तहत जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट या एक्टिविटीज़ की फॉर्म में हमारे हवाले किए जाते हैं, ये ऐसे ही नहीं होते, इनको फजूल नहीं समझना चाहिए। इनके पीछे बड़ी रिसर्च का फरमा होती है और बड़ी रिसर्च के बाद इनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए फील्ड में दिया जाता है। तो हमें अपनी आदतें, जो पुरानी आदतें हमारी थी, जो तरीक़ेकार थे, उनको छोड़ना होगा, बदलना होगा, नए माहौल के मुताबिक, नए डायरेक्शंस के मुताबिक चलना होगा, तभी जाके हम कामयाब होंगे। दूसरी एक बात, कन्फ्यूजन ये भी फील्ड में रहेगा शायद, क्योंकि जब डिस्कशन चल रही थी 2-3 साथियों का फ़ोन आया इधर-उधर से कि सर जो रूटीन सिलेबस है ग्रेड फर्स्ट का, NCERT की तरफ से या SCERT की तरफ से सिलेबस डिज़ाइन होता है, क्या वो भी साथ-साथ पढ़ाना है या सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को? तो ये बातें क्लियर करनी होगी, फील्ड में कन्फ्यूजन दूर करने होंगे। या आप लोग जो हज़रात ट्रेनिंग करके आए हैं, जी ये आप मैंने सर इस बात को क्लियर करें। मैंने सर, क्या क्लास फर्स्ट की जो मेन स्ट्रीम का सिलेबस है वो साथ साथ पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना? सर ये इट इज क्लियर, फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए हमें सिर्फ विद्या प्रवेश का मॉड्यूल ही फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चे ये इस काबिल हो जाएंगे, ठीक है, जब ये लर्निंग गैप्स उनके फिल हो जाएंगे, हमने बेसिकली करना क्या है, लर्निंग गैप्स फिल कर रहे हैं हम उनके। जब ये ब्रिज बन जाएगा, उसके बाद आप बुक्स की तरफ जा सकते हैं, वो भी क्लास 1 की जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं उनकी तरफ, या एज अप्रोप्रिएट मटेरियल मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर आप कंटिन्यू। इसमें दूसरा उसका क्लियर होगा। जिसका कंसर्न ये क्वेश्चन होगा, मैं आपके हर क्वेश्चन का रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो आंसर भी जरूर दें, क्योंकि जो आपको लोगों ने फोन किए, क्वेश्चंस आपके पास पहुंचे, उनका पैनल डिस्कशन में उनका आंसर मिलना बहुत जरूरी है। तो सो दैट ये हमारे स्टेक होल्डर सारे जो हैं वो उनको समझ आ सके कि क्या क्या चल रहा है। दूसरा जो हम लर्निंग गैप फिल करने की बात करते हैं, उसके मुतालिक था कि लर्निंग गैप ढूंढने के लिए, मालूम करने के लिए एवेल्युएशन ज़रूरी है बच्चे की। तो एवेल्युएशन कैसे करेंगे, इसको भी आप थोड़ा टच करें। बाकी बहुत डिस्कशन फ्रूटफुल थी, फ़ायदेमंद थी साथियों के लिए। आप फील्ड में साथी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं या हम उसको कैसे मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग कौन करेगा, मॉनिटर इसको, तो ये बातें छोटी मोटी जो क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय मैंने एक बात लास्ट सर जो सर ने की है,
इस पे आप बता दें कि बच्चों के लर्निंग आइडेंटिफाई करने हैं या उस सबको ये विद्या प्रवेश करवानी है और फिर उसके बाद असेसमेंट ऑफ द लर्निंग करनी सर जहाँ तक मुझे है। क्या जाएगा पहले? जी, सबसे पहले तो जहाँ तक मैंने देखा इस मॉड्यूल के थ्रू हमने जो भी बच्चा आपके पास आया है, कुछ बच्चों के लर्निंग आउटकम्स अच्छे होंगे, उन्होंने अचीव किए होंगे, कुछ ने नहीं किए होंगे, कुछ ने प्री स्कूल पढ़ा होगा, कुछ प्री स्कूल से होके नहीं पहुंचे होंगे, डायरेक्ट भी पहुंच गए होंगे। तो उन सब के लिए ये एक मॉड्यूल है, 3 महीने का कोर्स या 3 महीने का ब्रिज कोर्स या जो भी आप कह सकते हैं, ये उनके लर्निंग गैप्स को एकदम लेवल पर ले आएगा। हर बच्चे को एक लेवल पर लाने की कोशिश की जाएगी, ये वर्डिंग दर्शन सर ने भी यूज की थी। हर बच्चा एक लेवल पर हम लाने की कोशिश करेंगे। जब वो एक लेवल पर आएंगे तो वो इकट्ठे मिलके जो क्लास 1 का जो टेक्स्ट है या जो लर्निंग आउटकम्स है उनको अचीव कर पाएंगे। एक जो सर ने जो पूछा या उन्होंने याद दिलाया हमें कि असेसमेंट को लेकर, तो असेसमेंट जो है वो जैसे मैंने कहा मंथली तो है, उन्होंने दिया है फॉर्मेट, लेकिन क्लासरूम के अंदर जब टीचर बच्चे के साथ डील कर रहा है, जब वो एक्टिविटीज करवा रहा है, एट वेरी दैट मोमेंट वो टीचर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये नोट करेगा अपनी चेकलिस्ट में कि जो आज मैं डील कर रहा हूं जिस लर्निंग आउटकम को, वो बच्चे ने अचीव किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो टीचर कोशिश करेगा कि उसको वो लर्निंग आउटकम अचीव करवाने में दोबारा से एक एक्टिविटी या अलग से एक एक्टिविटी करवाई जाए, जिससे कि उनके ये छोटे छोटे लर्निंग आउटकम्स हैं, ये उनके लर्निंग गैप्स को फिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो अब जो एक खान सर ने भी कहा था कि जैसे सपोज एक लास्ट क्वेश्चन है अजय मैनी सर आपसे, कि जैसे एक बच्चा जो है वो एब्सेंटिज्म इनके नहीं आता है, रिपीटेडली नहीं आता है, तो उसके गैप्स लगातार बनते रहे, तो उसको कैसे डील करना है हमारे जो टीचर्स हैं जो विद्या प्रवेश करेंगे सर उन बच्चों के लर्निंग गैप्स जो अगेन एब्सेंटिज्म किसी बहुत सारे कारण के कारण, आप एब्सेंटिज्म के कारण मैं नहीं गिना जा रहा हूँ, नहीं आ रहे, या जैसे मैं कहा था कि एक दिन नहीं आता तो दूसरे दिन नहीं आता, कई बार 2-2 3-3 दिन लगातार बच्चे नहीं आते, तो ये आपने फिक्स किया हुआ 72 डेज का मॉड्यूल है, 72 दिन वर्किंग दिन, 72 वर्किंग डेज जो है उसमें ये मॉड्यूल को पूरा करना है। तो ऐसे क्या चैलेंज रहेगी कि अगर 72 डेज बच्चा प्रेजेंट ही नहीं रहता तो 72 डेज का अचीवमेंट कैसे होगा, वो 50 डेज ही प्रेजेंट रहता है। सर सबसे पहले तो जो 22 यानी कल का दिन है बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ताकि हम इस चीज को समझ पाए। कल के दिन में ऑफिशियली लॉन्च करना है स्कूल को, विद्या प्रवेश मॉड्यूल को, तो उसमें सजेशंस हैं कि वो लोग ना एक ग्रुप फोटोग्राफ्स लेंगे। आप समझने की कोशिश करना इस बात को। एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा, पीछे यूडाइस कोड और नाम लिखा होगा, एक पोस्टर लगा होगा स्कूल का, उसके बाद जितना स्टाफ है स्कूल का, सारे टीचर्स इंक्लूडिंग HOI वो भी रहेंगे उसमें, और जो बच्चे हैं वो रहेंगे। और उस लॉन्च में अगर आप पेरेंट्स को थोड़ा इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक, पेरेंट्स को पता चले कि ये जो मॉड्यूल है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्कूल में क्या होने जा रहा है, कि कल को उनका बच्चा लर्निंग गैप्स लेकर अगली क्लास में ना बढ़ता जाए। और दूसरा 26 को हर महीने जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, PTM जिसको हम कह रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है इस पर। तो जो पहली मीटिंग आ रही है यही 4-5 दिन के बाद 26 को वो मीट होनी है। तो मेरा ये मानना है कि हम उन पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि जो एब्सेंटिज्म है या किसी भी वजह से अगर बच्चे को वो घर पे रख रहे हैं, वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा उनके लर्निंग गैप्स को फिल करने में। एक दिन बच्चा नहीं आया, दूसरे दिन आप उसको बता सकते हो, एक्टिविटीज करवा सकते हो, बिकॉज आपने जैसे इसमें ना 5 डेज अ वीक नहीं, हमारे पास 6 डेज अ वीक दिए गए हैं।
पहले 5 दिन मंडे टू फ्राइडे तो ये जनरल में एक्टिविटीज चलेंगी एज यूजुअल, बट द सैटरडे इज फॉर रिकैप्चुलेशन। अब उस रिकैप्चुलेशन का जो दिन है सैटरडे, उस दिन क्या होना है कि उस दिन जितनी भी चीजें वीक बेस पर आपने बच्चों को करवाई उनको रिकैप्चुलेट करना है। तो जो बच्चा 1 या 2 दिन एब्सेंट रहा किसी भी वजह से, तो उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी रिकैप्चुलेशन वाले दिन, उसको इंक्लूड करके। तो ये मुझे लगता है कि पेरेंटल इन्वायरमेंट, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, और जितना हो सके टीचर्स ये कोशिश करें कि इसकी इम्पोर्टेंस को अपने स्कूल के थ्रू, अपने जो स्टूडेंट बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनके थ्रू इसको कोप अप करने की कोशिश करेंगे कि एब्सेंटिज्म ना हो। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। वंस अगेन मैं सीईओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया इस पैनल डिस्कशन के लिए और अपनी सुपरविजन में दिया, और वो खुद भी हमारे साथ पूरा टाइम के लिए जुड़े रहे। और ये जो हमारा पैनल डिस्कशन हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो माई स्कूल के ऊपर अवेलेबल है। तो वो ऑल द टाइम कोई इसके बाद भी हमारे ये लोग देख पाएंगे इस पैनल डिस्कशन को। तो फ्यूचर में भी ऐसा कहीं कोई अगर प्रोग्राम होगा तो हम जरूर फिर मिलेंगे। बीइंग ए स्टेक होल्डर, हम इसको एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे कि जो विद्या प्रवेश है इस पे काम करेंगे। तो जो भी हुक्म होगा हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ उनका, तो एज ए सोल्जर उनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा इस फील्ड में उनके पीछे खड़े होकर के काम करने के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सर, सबका शुक्रिया। तो आज की पैनल डिस्कशन यहीं पे खत्म होती है। तो नेक्स्ट फ्यूचर में किसी और थीम के साथ फिर मिले। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ओ बीरो कट दियो।